नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी और पर्यावरण, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल में 10 नंबर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन का आधार पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के जनक अर्नेस्ट हैकल हैं, जिन्होंने सबसे सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया 1869 में। ठीक है, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? अर्नेस्ट हैकल। अब आगे चलते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हॉल्ट हवॉल्ट, इन्हें पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है। ठीक है, ये है इकोलॉजी। इन्होंने अर्नेस्ट हॉकल ने दिया था इकोलॉजी शब्द, और अलेक्जेंडर वॉल हमबोल्ट ने दिया था पारिस्थितिकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामदेव मिश्रा, ये हैं भारतीय पारिस्थितिकी के जनक। और उसके बाद ईपी ऑडम, ये हैं आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इस पर जरूर ध्यान दें। अब हम देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण फ्रेंच शब्द एनवायरनमेंट से बना है, जिसका मतलब है चारों ओर से घेरना। और पारिस्थितिकी, जो कि ग्रीक ओइकस से बना, ओइकस प्लस लोगोस, जिसका घर है, जिसका अर्थ है घर और अध्ययन। सजीवों और अजैविक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। पारिस्थितिकी में हम क्या करते हैं? सजीवों और अजैविक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। और पृथ्वी के परिमंडल और पारिस्थितिक घटक देखते हैं अब। तो ये जो हमारा परिमंडल है, इसमें एक है हमारा स्थलमंडल, एक होता है वायुमंडल, एक होता है जलमंडल। जलमंडल जो 71% है। अब इन तीनों को मिलाकर जो बनता है वो होता है जैव मंडल। ठीक, जैव मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। ठीक है, अब हम देखते हैं जैविक और अजैविक। जैविक वो होते हैं जो सांस लेते हैं, जो श्वसन करते हैं। और अजैविक वो होते हैं जो श्वसन नहीं करते, जो वृद्धि नहीं करते। ठीक है, जैसे कि जैविक में आते हैं फ्लोरा और फोना। फ्लोरा होते हैं उत्पादक, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, और फोना होते हैं उपभोक्ता, जो जीव जंतु होते हैं। उसके बाद आते हैं अपघटक, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। चलिए अजैविक देखते हैं। अजैविक पदार्थ वे होते हैं जैसे कि आकाश, प्रकाश, तापमान, जल, मिट्टी, गैस, ये सब अजैविक घटक हैं पारिस्थितिकी के। चलिए आगे देखते हैं। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो इकोसिस्टम शब्द एजी टांसले ने 1935 में दिया है। ठीक है, इकोसिस्टम बनता कैसे? पारिस्थितिकी, सबसे पहले क्या होता है? एक जीव होता है, ऑर्गेनिज्म। फिर जीव से एक से अधिक जीव मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर उसके बाद समुदाय बनता है, कम्युनिटी बन जाती है। कम्युनिटी से पारिस्थितिक तंत्र बनता है, इकोसिस्टम। उसके बाद बायोम, और बायोम से बायोस्फीयर मतलब जैव मंडल बनता है। ठीक है, और यहाँ देखते हैं हम एजी ट्रांसले जो है, इन्होंने 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया है। और जो हमने अभी पढ़ा था, ये है अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया, लॉजी। ठीक है, पारिस्थितिकी। और इन्होंने जो दिया है इकोसिस्टम दिया है, एजी ट्रांसलेन, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन का इंजन, ऊर्जा प्रवाह और 10% का नियम। ये जो 10% का नियम है, ये हमारे रेमंड लिंडमैन ने दिया था 1942 में। जिसमें क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। जो ऊर्जा जो है एक दिशा में ही जाती है हर समय। जो ये 10% का नियम है लिंडेमान का, इसमें क्या होता है? ये जो सूरज से ऊर्जा निकलती है, सूर्य की कुल ऊर्जा का केवल 1% पौधे उपयोग करते हैं। ठीक है, और जिसमें कि 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है, ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है, जो कि T1 उपभोक्ता है। जैसे कि T1 उपभोक्ता को हमने 1000 कैलोरी मिली, फिर जो T2 उपभोक्ता है, ये 100 कैलोरी मिलेंगी इन्हें। फिर इससे द्वितीय उपभोक्ता इन्हें 10 कैलोरी मिलेंगी, और इसके बाद जो 1 कैलोरी मिल पाती है। तो जो 90% ऊर्जा है ना, ये नष्ट हो जाती है रास्ते में ही। केवल 10% ही ऊर्जा आगे बढ़ती रहती है। यही है 10% का नियम, जो कि लिंडेमान ने दिया था, लिंडमैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपोर्टेंट है। हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक उत्पादकता का गणित, जीपीपी, जिसे बोलते हैं हम सकल प्राथमिक उत्पाद, कुल निर्मित भोजन। पारिस्थितिकी में बनाया गया कुल निर्मित भोजन जीपीपी, सकल प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। उसके बाद सर्वाधिक उत्पादकता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन और प्रवाल वृत्ति। और न्यूनतम उत्पादकता जो करते हैं वो गहरे महासागर और रेगिस्तान। ठीक है, जीपीपी बराबर, ये जो है आर श्वसन खर्च, पौधे द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, और शुद्ध प्राथमिक ऊर्जा उपभोक्ता के लिए
उपलब्ध ऊर्जा। तो ये जो फॉर्मूला बनता है Gpp-R बराबर NPP, मतलब जो कुल ऊर्जा बनती है उसमें से हम जो श्वसन के लिए ऊर्जा खर्च करते हैं उसके बाद NPP बचता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद पढ़ते हैं हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, ये एक लीनियर फूड चेन होती है जो सीधी सीधी चलती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, चारण, एक नंबर पर होते हैं चारण जो कि हरे पेड़ पौधे होते हैं, अप्रद मृत पदार्थों से बने, और परजीवी होते हैं बड़े से छोटे, जिसमें कि जैसे कि घास होती है पहले चरण में, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। तो ये एक तरह की फूड चेन बन जाती है जो कि सीधी होती है एकदम लीनियर। उसके बाद हम देखते हैं खाद्य जाल, फूड वेब। फूड वेब में क्या होता है, विकल्प जितने अधिक पारिस्थितिक तंत्र उतना ही स्थिर। ठीक है, अब ये जो घास है, घास को मेंढक खाता है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप। ठीक है, और देखो सांप को बाज खा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है ये जो खरगोश है ये भी इसे खा रहा है, खरगोश मेंढक को भी खा रहा है, चूहा सांप खा रहा है, मतलब आपस में एक खास जाल बन जाता है, एक दूसरे को खाने लगते हैं। इसमें कोई सीधी लीनियर चेन नहीं होती, इधर उधर जाल सा बन जाता है एक तरह का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड, एल्टोनियन पिरामिड, 1972 1927। तो हम अब देखते हैं, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ना वो हमेशा सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। देखते हैं हम, सबसे पहले आते हैं उत्पादक जो कि हरे पौधे होते हैं, उसके बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं, उसके बाद आते हैं द्वितीय उपभोक्ता जो कि मांसाहारी होते हैं, और फिर आते हैं तृतीय उपभोक्ता टेरिटरी कंज्यूमर कंज्यूमर। ठीक है, ये सर्वाहारी होते हैं जो सब खाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ ऊर्जा का पिरामिड दिखाया जाए 100% से 10%, 10% से या 1%, 1% 0.1%। ठीक है, अब ये ऊर्जा का पिरामिड तो हर समय सीधा होता है, लेकिन संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड घास का मैदान में सीधा होता है, और अकेला वृक्ष होगा तो उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो घास है ना, जो हरे पेड़ पौधे हैं, इन पे कम संख्या में वो होते हैं जीव जंतु, उसके ऊपर फिर और कम होते जाते हैं, फिर और कम, फिर और कम। लेकिन इसमें जो उल्टा होता है, एक वृक्ष अकेले, जो एक वृक्ष होता है अकेला, उस पर बहुत सारे जो है जंतु निर्भर होते हैं। तो ये इसका उल्टा बन जाता है संख्या का पिरामिड। और जो जैव भार का पिरामिड है, ये स्थल में सीधा और जल में उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पारिस्थितिक शब्दावली, इकोटोन और कोर प्रभाव। इकोटोन क्या, कोर प्रभाव सर्वाधिक जैव विविधता। इकोटोन होती है एक तरह का एज इफेक्ट होता है जो कि वन और घास के मैदानों को मिलाकर बनता है। ठीक है, इसे इकोटोन बोलते हैं। उसके बाद आवास वर्षित निकेतन, निकेतन आवास, संख्या कम लेकिन प्रभाव अधिकतम, हटाने पर तंत्र का पतन। अगर संख्या कम होगी तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, अगर उन्हें हटा देंगे तो उसका पतन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम जो पेड़ वो जो है पशु हैं उन्हें उनके आवास में ही रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन, समय के साथ पौधे और जानवरों के समुदाय में क्रमिक बदलाव। तो समय के साथ जो बदलाव होते हैं इसमें वो दिखाया गया है, जैसे कि न्यूडेशन प्राथमिक, नंगीकरण जब खाली चट्टानें होती हैं, उसके बाद पुरोगामी समुदाय पायनियर जिसके ऊपर मॉस और लाइकेन, मॉस और लीचेन लाइकेन ये आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्रम अवस्था, इसमें घास झाड़ी युवा पेड़ पौधे आ जाते हैं। फिर उसके बाद चरम समुदाय, इसमें स्थिर वन बन जाते हैं। ठीक है, समय के साथ ऐसा पारिस्थितिक हुआ होता बदलाव होता है। फिर जैव विविधता का मापन, विटेकर विटेकर ने 1972 में जैव विविधता का मापन दिया था। हॉटस्पॉट 1500 स्थानिक प्रजातियां प्लस 70% नष्ट। नॉर्मल मैंने कहा कि हॉटस्पॉट में 15 से ज़्यादा स्थान होती हैं जिनमें 70% नष्ट हो जाती है। अब देखते हैं हम एल्फा क्या होता है, एक ही पारिस्थितिक तंत्र के भीतर प्रजातियों की गणना। जब हम एक ही पारिस्थितिक तंत्र के भीतर प्रजातियों की गणना करते हैं तो उसे एल्फा बोलते हैं।
बीटा में दो अलग अलग तंत्रों के बीच प्रजातियों का बदलाव होता है। गामा, गामा में क्या होता है, संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र की कुल विविधता होती है। चलिए आगे देखते हैं। विषाक्त पदार्थों का खतरा, संचय वर्सेस आवर्धन। जैव संचय, बायो एक्यूमुलेशन, एक ही जीव के शरीर में समय के साथ विषाक्त पदार्थ का इकट्ठा होना, ये जैव संचयन कहलाता है। जैसे कि प्रारंभिक चरण में देखते हैं, एक विषाक्त पदार्थ जमा हो रहा है, मध्य चरण में एक से ज्यादा, और तीसरे चरण में उच्च संचयन, मतलब बहुत सारे पदार्थ जीव के अंदर जमा हो जाते हैं। और समय के साथ साथ जैसे जैव आवर्धन, जब श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ने पर विषाक्तता तेजी से बढ़ती है। जैसे कि बाज या चील, जैसे कि पौधों में से पहले छोटी मछली में जाएगी विषाक्तता, फिर बड़ी मछली में जाएगी, फिर धीरे धीरे वो बाज तक पहुंच जाएगी। तो इससे क्या होता है, हमारी फूड चेन गड़बड़ हो जाती है, और ये जीवों का मृत्यु का कारण बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संरक्षण रणनीतियां, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी। अब हम दो तरह से संरक्षण करते हैं जीव जंतुओं का। एक होते हैं स्वस्थाने, इन सीटू, जिसमें क्या होता है, प्राकृतिक आवास में संरक्षण करते हैं। जो पशु पक्षियों का जो प्राकृतिक आवास होता है, उसी में उनका संरक्षण करते हैं। इसमें क्या होता है, अधिक स्थान, पूरा इकोसिस्टम सुरक्षित रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व, ये स्वस्थानिक के एग्जाम्पल है। इनमें से पूछ सकता है कि कौन सा स्वस्थानिक का एग्जाम्पल है और कौन सा बाह्य स्थानिक है। जैसे कि प्राकृतिक आवास से बाह्य कृत्रिम संरक्षण, जो बाह्य स्थान होते हैं प्राकृतिक आवास से बाहर जाकर संरक्षण किया जाता है, जिसमें कम स्थान मिलता है, विशेष प्रजाति पर ही ध्यान दिया जाता है, जैसे चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन सीड बैंक इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं। भारत का वन्य जीव संरक्षण ब्लूप्रिंट। तो भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, और प्रोजेक्ट लायन 2020 में चलाया गया, प्रोजेक्ट चीता 2022 में, राइनो विजन 2005 में, और संगाई 1977 में, और हंगुल 1970, स्नो लेपर्ड 2009 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया, यही 2020 में चलाया गया, ये 2022 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर देखना। ठीक है, इन्हें आप पढ़ लेना एक बार ध्यान से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैश्विक प्रयास और हमारा पद चिन्ह। तो वैश्विक जो संधियां हुई हैं इनके संरक्षण के लिए, CBD 1992 पृथ्वी सम्मेलन, और कार्टेजेना 2000 में हुआ था जैव सुरक्षा के लिए, और नागोया 2010 में लाभों का साझाकरण के लिए। CITES सिटीज 1973, इसमें क्या होता है, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जो जीव जंतु होते हैं उसके। ठीक है, ये संध्या हुई है, ये पूछे जाते हैं। एक होती है आयुसेन रेड लिस्ट। तो आयुसेन की जो रेड लिस्ट होती है, उसमें संकटग्रस्त जनजातियां होती हैं। ठीक है, और जो ग्रीन कलर की होती है उसमें सुरक्षित, और येलो असुरक्षित, और ये जो है ऑरेंज कलर की संकटग्रस्त, घोर संकटग्रस्त रेड में, और विलुप्त हो जाती है ब्लैक में। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि जो संकटग्रस्त जनजातियां उन्हें किस रजिस्टर में रखा जाता है, रेड लिस्ट में। ठीक है।